हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है चैप्टर 7 को जो है कवर करेंगे। आज हमारा चैप्टर 7 रहने वाला है। ठीक है, और टॉपिक है मानव पर्यावरण बस्ती परिवहन एवं संचार। यह जो शॉर्ट नोट्स हैं ये सभी एग्जाम के लिए है, मतलब सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होंगे जहाँ भी आपको ज्योग्राफी आता होगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैप्टर 7 का आज का हमारा टॉपिक है क्या? मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका मानव भूगोल वाला सेक्शन है ना, उसी का पार्ट है ये। तो मानवीय पर्यावरण, घनी बस्ती, सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं। मतलब सघन बस्ती क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे घर आस पास है उसको सघन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सघन बस्ती क्या होती है? जहाँ पर घर पास पास होते हैं उसको सघन बस्ती कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रकर्ण बस्ती क्या होती है? यहाँ लोगों के घर थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से। तो इसको प्रकर्ण बस्ती कहते हैं। मतलब ये व्यापक क्षेत्र होता है, ये फैले हुए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो भी क्षेत्र पास पास होगा उसको हम, मतलब जो भी घर वो घनी बस्ती कहलाएगा, और जो दूर दूर घर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ऋतु प्रवास क्या होता है इसको समझिएगा। ऋतु प्रवास लोगों के मौसम आवागमन में ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ठंडी का मौसम है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वही ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मतलब जैसे जो लोग पशु चराते हैं ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। मौसम अनुसार परिवर्तन, प्रवास यानी जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरिया आपको देखने को मिलेगा। जैसे दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। एंड साउथ अमेरिका जब आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बत में याक, ये जानवर है लामा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे पशु चारण हो रहा है, जैसे लामा साउथ अमेरिका में लामा पशु है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे चारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्थान से वो दूसरे स्थान भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ भी आपको पाई जाएंगी, तो उनके लिए कुछ विशेष दिया हुआ है। यानी कि लामा जो पशु है यह एंडीज पर्वत के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। याक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तिब्बत। एक आपको मिलेगी एस्किमो जनजाति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्किमो जनजाति, ये आपको पता है बर्फ, इस प्रकार से इग्लू के घर जो हैं ये बना करके रहते हैं, इग्लू के घर। ठीक है, इग्लू जो है इधर होता है, ये उनका जो गेट है इधर होता है। इस तरीके से यह बर्फ वाले इलाके में इग्लू, बर्फ का घर को इग्लू कहते हैं। तो बर्फ के घर में ये रहते हैं एस्किमो नामक जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऋतु प्रवास क्या होता है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पशुचारण या फिर अन्य किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसको ऋतु प्रवास कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पे लामा जनजाति पाई जाती है, तिब्बत में याक पाया जाता है, और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? इग्लू वाले क्षेत्र में। ठीक है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन के 4 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सड़क परिवहन, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं नॉर्मल में। रेल परिवहन, ट्रेन वाला पूरा जहाँ चलती है। जल मार्ग, जहाँ पर शिप्स चला करती हैं। वायुयान, एयरपोर्ट्स वगैरह, एरोप्लेन जहाँ चलेगी। तो कितने साधन हैं जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं? 4। या तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या फिर वायु मार्ग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम देखिए,
भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे कहते हैं, और राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे कहा जाता है, NH और SH। तो बहुत सारे आपको नेशनल हाईवे और बहुत सारे आपको स्टेट हाईवे देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और भारत का सबसे बड़ा जो राजमार्ग है ना, वो आपका आता है स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग, जो इसकी आकृति आपको चतुर्भुज की आकार की दिखाई देगी, जो दिल्ली से कोलकाता, इसको NH2 कहा जाता है, फिर कोलकाता से चेन्नई, इसको NH5 कहेंगे, NH का मतलब नेशनल हाईवे 5, चेन्नई से मुंबई जिसको NH4 कहेंगे, और मुंबई टू वापस दिल्ली। जब आप भारत में देखेंगे, पूरा इंडिया का हिस्सा जब देखेंगे, तो जैसे दिल्ली से आप आएंगे कोलकाता, ठीक है, जो कि इसके बीच में NH2 है। कोलकाता से आप डायरेक्ट चेन्नई आएंगे, ठीक है, यहाँ पास चेन्नई से NH5 होते हुए फिर चेन्नई से आप वापस मुंबई जाएंगे यहाँ पास, ठीक है ना, तो NH4, और फिर वापस मुंबई से आप जो है दिल्ली जाएंगे। इस तरीके से एक चतुर्भुज आकृति बन रही है, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी माना जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज इसको नाम दिया गया। इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे शामिल है? NH2, NH5, NH4 और NH8, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ अन्य नोट्स को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 55 लाख किलोमीटर। कितनी? भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 55 लाख किलोमीटर। सड़कों के नेटवर्क के स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर है। मतलब कहा जाता है कि भारत दूसरे नंबर पे आता है, जितनी सड़क है यहाँ पे, तो पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है सड़कों के मामले में, ठीक है। और भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? अप्रॉक्स 55 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर, कितनी? 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। NH44 नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44 है, जिसकी लंबाई है 3745, ठीक है, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी? 55 लाख किलोमीटर। सड़कों के नेटवर्क के स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44 है, जो कि 3745 किलोमीटर है, उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH1D। यह विश्व का सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे जो कि भारत में है, लेह से श्रीनगर में को जोड़ता है, ठीक है ना। NH1D, क्या बोलते हैं इसको? NH1D कहा जाता है, NH1D। और सबसे छोटा है NH47A, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। NH नेशनल हाईवे मतलब NH, तो NH जो है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग इसको हिंदी में कहा जाता है। सबसे छोटा NH47A, जो कि वेलिंगटन सिटी से कोचीन है। ये भारत का नहीं है, ये वर्ल्ड का है, ठीक है ना, विश्व का, क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा था। ये जो है विश्व का सबसे छोटा है NH47A, वेलिंगटन सिटी से कोचीन के लिए। मतलब आप डायरेक्ट वेलिंगटन से कोचीन तक जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे लंबा पूछेगा तो आपको NH44 बताना है भारत का, और विश्व का सबसे ऊंचा बोलेगा तो NH1D, और सबसे छोटा विश्व का बोलेगा तो NH47A। ये आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मनाली से लेह तक। मनाली से लेह मतलब अगर आप हिमालय माउंटेन में है तो मनाली से मतलब लेह से मनाली के लिए सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो राजमार्ग से संबंधित है। ये सारे फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेल मार्ग। ये क्या होता है? रेल मार्ग क्या है? रेल मार्ग, इसको ट्रांस-साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है, वह ये
ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व का सबसे लंबा, अभी हमने ऊपर नेशनल हाईवे की बात की थी, अभी ये रेल मार्ग है, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे लंबा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप से लेकर के प्रशांत महासागर तट स्थित व्लादिवोस्टोक तट तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लेस कहाँ है, आप लोग वर्ल्ड मैप के एटलस में देखिए, ठीक है। एटलस खोलिए और अपने वर्ल्ड मैप में चेक करिए। यूरोप में मिलेगा आपको पीटर्सबर्ग, और ये प्रशांत महासागर के तट पर है व्लादिवोस्टोक, वहीं यानी साइबेरियन रेल मार्ग वहीं है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र में ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर, कितनी 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे, कहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है ना। हमारे इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी कब, 1853, 16 अप्रैल 1853, कब 16 अप्रैल 1853, जो कि मुंबई से ठाणे, कहाँ महाराष्ट्र में। टोटल लंबाई कितनी, 34 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखिएगा, हमारे इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853, मुंबई टू ठाणे, 34 किलोमीटर, ठीक है। भारत में कितने रेलवे जोन बनाए गए हैं, तो भारत में अभी तक अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी 17, कितने रेलवे जोन है, 17, ठीक है। 17 रेलवे जोन जो है बनाए गए हैं। इसमें से हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे 17 में उत्तरी रेलवे न्यू दिल्ली, उत्तरी रेलवे जो है कहाँ है, न्यू दिल्ली। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ठीक है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे भी मुंबई को माना जाता है, ठीक है। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन हैं, 17। उत्तरी रेलवे जोन न्यू दिल्ली, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई और मध्य रेलवे भी मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, इलाहाबाद में आपको देखना। अच्छा, आप जब ट्रेन का सफ़र करते होंगे तो आप पटरियों के साइड में ऐसे बोर्ड लगा हुआ देखते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य, आप जिधर भी आपकी ट्रेन घूमती है उधर ये सारी चीज़ें लिखी रहती है, आप जिस भी इलाके में रहते हैं। तो उत्तर मध्य रेलवे ये सारे जोन होते हैं, ठीक है ना, इलाहाबाद। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, हाजीपुर बिहार। जब आप बिहार की तरफ जाएंगे तो वो जो रेलवे लाइन रहेगी वो पूर्व मध्य रेलवे कहलाएगी। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ है, ये आपको जबलपुर मिलेगा, जबलपुर जो है ये जबलपुर, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपके और जो है जोन है, उत्तर मध्य रेलवे जिसको हम इलाहाबाद कहेंगे। पूर्व मध्य रेलवे जो है इसको हाजीपुर बिहार। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है, सिकंदराबाद यूपी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुबली कर्नाटका, ठीक है, याद रखिएगा। फिर और देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है जयपुर को कहा जाता है, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है ना, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तटीय रेलवे भुवनेश्वर को कहा जाता है क्योंकि उड़ीसा का तट पूरा उधर ही है। उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे, ये आपको मालेगांव गुवाहाटी असम वाला जो इलाका है वहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमांत रेलवे के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है। एक और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कोलकाता मेट्रो, जो कि ये नया है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है। तो ये टोटल आपके 17 रेलवे, वैसे 16 होते हैं, एक एक्स्ट्रा बनाया गया है 17वां, आपके एनसीईआरटी में 16 ही है, ठीक है। तो ये टोटल 17 जोन है। कहाँ है आपको नेम याद कर लेना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में सबसे लंबी रेल विवेक एक्सप्रेस चलाई गई थी, मतलब भारत में सबसे लंबी रेल कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। भारत में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले 1980 में हुई, मतलब सबसे पहली बार मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, 1980 में। कौन कौन से शहरों में हुई सबसे पहली बार, स्टार्टिंग में कोलकाता, फिर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, ठीक है। मेट्रो की शुरुआत स्टार्टिंग में 1980 से हुई थी। अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चेन्नई ऐसे महानगरों में ये जो है जारी है, ठीक है। यही है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए रेल मार्ग, जो कि हमने बताया था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप से प्रशांत महासागर के तट व्लादिवोस्टोक तक रहता है। उसी मैप को अकॉर्डिंग समझते आपके एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा का पूरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसमें से आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा रेलवे लाइन है और ये आपका ख़त्म होता है कहाँ, व्लादिवोस्टोक में। ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रांस साइबेरियन, ये पूरा इलाका आप देखें, ऊपर वाला हिस्सा साइबेरिया वाला क्षेत्र है क्योंकि ये रशिया का आता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होगा, मॉस्को, कजान, एकटेरिनबर्ग, ठीक है, उसके बाद ट्यूमिन, ओमास्टक, नोवोसिबिर्स्क, क्रायोनॉस्ट, चिता, आर्गास्ट, खाबरोवर्क, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप आपको पूछेगा भी नहीं। आपको पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ओस्टक सागर देखने को मिलेगा। ऊपर का क्षेत्र रशिया है क्योंकि ये पूरा रशिया का साइबेरिया क्षेत्र है जहाँ पे आबादी बहुत कम रहती है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अब हम लोग बात करते हैं जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग की बात करते हैं तो जल मार्ग आपको मुख्यतः दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? दो प्रकार से, एक है अंतर्देशीय जल मार्ग और दूसरा है समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग, ये जल मार्ग दो प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग क्या होता है। जो भारत के अंदर है, अंतर्देशीय, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका, ग्रेट लैक, अफ्रीका में नील नदी, मतलब जो जल मार्ग आपको देखने को मिलेगा जो अंतर्देशीय है, यानी किसी देश के अंदर है, तो उसको हम लोग अंतर्देशीय जल मार्ग कहेंगे। जल मार्ग जो कि समुद्र का रास्ता जहाँ पर शिप्स वगैरह चला करती हैं, तो वो जल मार्ग कहलाता है। तो अंतर्देशीय किसी देश के अंदर वाला इलाका, ठीक है ना, किसी कंट्री के अंदर, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, अफ्रीका में नील नदी का तंत्र हो गया, जो किसी भी देश के अंदर है तो उसको अंतर्देशीय जल मार्ग कहेंगे। ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन क्या होता है, इसको कहते हैं पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पर शिप आकर के रुकती है उसको पोर्ट कहा जाता है। जैसे आपको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पोर्ट देखने को मिलेगा। आपको एशिया में सिंगापुर, मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल पोर्ट देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो पोर्ट देखने को मिलेगा। अफ्रीका में डरबन पोर्ट देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पोर्ट देखने को मिलेगा। यूरोप में लंदन, ठीक है, यूरोप में लंदन पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना है। कुछ भारत के बड़े बंदरगाहों को देखिएगा, यानी पोर्ट को देखिएगा, जो भारत में बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनको देखिएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। बंदरगाह समझ रहे हैं ना, पोर्ट जहाँ पर शिप आकर खड़ी होती हैं, मतलब शिप का स्टेशन कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। ये भारत के हैं प्रमुख पोर्ट। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद है आपको नावाशोवा बंदरगाह महाराष्ट्र। मर्मगोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटका। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटका। ठीक है, कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरला। तूतीकोरिन बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पास, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद बात करें एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप ओडिशा। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल। ये सारे के सारे बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत के बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को लिख के याद कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई। ये 2 फैक्ट आपको भारत से संबंधित याद रखने हैं। भारत का सबसे गहरा विशाखापट्टनम और भारत का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अब बात करते हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग क्या है? वायु मार्ग जो एयरपोर्ट कह सकते हैं, एरोप्लेन का मार्ग कह सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक है, वो वायु मार्ग कहलाता है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग माना जाता है। बहुत तेज़ी से आप बहुत कम घंटों में एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जा सकते हैं। महत्वपूर्ण कुछ हवाई पत्तन हैं यानी एयरपोर्ट्स हैं, हाँ, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, लंदन एयरपोर्ट, पेरिस एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और काहिरा एयरपोर्ट। ये सभी इम्पॉर्टेंट है जो कि हर कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा, भारत में वायुयान सेवा कब स्टार्ट हुई थी? 1910। कब स्टार्ट हुई थी? 1910 में। कोचीन वायुपंतन जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला, हाँ, जो है मतलब जो कोचीन एयरपोर्ट है ना, वो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सिर्फ सोलर एनर्जी से चलता है। बाकी भारत में 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब संचार की बात करते हैं। संचार क्या होता है उसको समझिएगा। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की आधुनिक प्रक्रिया संचार कहलाती है। इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। सैटेलाइट के विकास को एक नया आयाम मिला हुआ है, ठीक है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग इसको लाभ उठा पाते हैं। बस इतने से फैक्ट आपको संचार के बारे में। संचार होता क्या है? कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। तो ये जो आपका चैप्टर था ये पूरा का पूरा जो है कवर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी जो हमने आपको कराई है। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी किताब के पूरे पेजेस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पढ़ेंगे फालतू में पूरा पैराग्राफ निकल के बस इतना ही आएगा जितना मैंने बताया है, टू द पॉइंट इतना ही है। तो हमने परिवहन संचार को इसमें पढ़ा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय और कुपोषण प्रदेश, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।